नमस्ते हिमाचल, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं विस्तार से। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। हिमाचल प्रदेश के सुक्खू कैबिनेट की आज अहम बैठक है। यह बैठक आज 3 बजे राज्य सचिवालय में होगी। इस बैठक में करीब 2 दर्जन एजेंडों पर चर्चा संभव है। माना जा रहा है कि बजट में की गई घोषणाओं पर भी बैठक में मोहर लग सकती है। साथ ही विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने को लेकर भी फैसला इस कैबिनेट बैठक में हो सकता है। तो आज सुक्खू कैबिनेट की एक और अहम बैठक होने वाली है। शाम 3 बजे सचिवालय में यह बैठक होगी, जिसमें करीब 2 दर्जन एजेंडों पर चर्चा हो सकती है। और यह भी माना जा रहा है कि इस बैठक में बजट की नई घोषणाओं पर मोहर लग सकती है। साथ ही विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने को लेकर भी कोई बड़ा फैसला और अहम फैसला आज इस कैबिनेट बैठक में हो सकता है। और सीधे शिमला का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी रणबीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, लगातार हम देख रहे हैं कि सुक्खू कैबिनेट की एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं और आज फिर 3 बजे एक कैबिनेट बैठक होने जा रही है। क्या कुछ इशारा मिल रहा है आज की इस कैबिनेट बैठक को लेकर? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है। आज कुछ बड़े फैसले की उम्मीद इसमें है। बजट घोषणाओं की बात करें तो ज्यादातर यही माना जा रहा है कि जो छात्रों को लेकर जो घोषणा की थी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट को अपने पहले बजट में, कि छात्रों को जो एजुकेशन लोन दिया जाएगा वो 1% ब्याज पर दिया जाएगा। तो आज ये उम्मीद की जा रही है कि शायद आज उस पर कैबिनेट अपनी मुहर लगा देगी। और इसके अलावा भी कुछ और घोषणाएं हैं जिनमें विभिन्न कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की बात कही गई है। और ये भी जो मांग लगातार कर्मचारी कर रहे हैं, विभिन्न श्रेणियों के हैं, वो अपने अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग इसमें कर रहे थे। यहाँ पर देखना होगा कि क्या आज इस पर कैबिनेट अपनी मोहर लगाती है या नहीं लगाती है। और बड़ी बात इसमें ये भी है, जैसे हर कैबिनेट में हम देखते हैं कि जो खाली पड़े पद हैं विभिन्न विभागों में, उनको लेकर कुछ फैसले जरूर होते हैं। और जिस तरह से कांग्रेस ने वायदा भी किया है कि 1 साल के भीतर सरकारी क्षेत्र में ही 30,000 के करीब जो पद हैं वो भरे जाएंगे। इतने 30,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी और प्राइवेट सेक्टर में जो है करीब 60,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। तो इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। जिस तरह से जो अभ्यर्थी हैं विभिन्न पोस्ट कोड के, वो नजरें लगाए बैठे। एक तो परीक्षा परिणाम का इंतजार किया जा रहा है और दूसरी तरफ नई भर्तियां जो है वो अब किस तरह से खुलेंगी, ये देखना होगा कि कितने पद किस किस विभाग में खोले जाएंगे। लेकिन इतना ये तय माना जा रहा है कि विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के जो पद हैं वो भरने के लिए कैबिनेट मंजूरी यहाँ पर देगी। और साथ में ये भी बताते चले, जो शिक्षा विभाग के काफी सारे जो हैं आज मैटर इसमें लगे हैं। वैसे जो मेन एजेंडा आइटम जो बताई गई है करीब 2 दर्जन ये बताई गई है, 25-26 के आसपास ये बताई गई है। लेकिन जो एजेंडा है वो वहीं पर सभी मंत्रियों को कैबिनेट बैठक में मिलता है। उसके अलावा जो सप्लीमेंट्री एजेंडा आइटम्स हैं उनको भी शामिल यहाँ पर किया जाता है। और बड़ी बात शिक्षा विभाग की कर ले तो जिस तरह से अभी हाल ही में जो हम स्कूलों की बात करें, जिसमें प्राइमरी स्कूल है, हायर एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, वो जो डी-नोटिफाई किए गए थे उसके पीछे छात्रों की एनरोलमेंट को जो है हवाला दिया गया था। तो उस पर भी सवाल बहुत सारे, ना केवल जिन जिन क्षेत्रों में जो स्कूल बंद किए गए या जिनका दर्जा घटाया गया है वहां पर नेताओं ने सवाल उठाए थे और प्रतिभा सिंह ने भी इसमें सवाल उठाए थे। तो ऐसा जो है शिक्षा मंत्री ने कहा था कि इस पर फिर से विचार किया जा सकता है। तो ये भी माना जा रहा है कि संभवतः इस पर भी आज जो है चर्चा होगी कि क्या जिन स्कूलों का दर्जा घटाया गया है क्या उन्हें फिर से बढ़ाया जाएगा, या जो स्कूल डी-नोटिफाई किए गए हैं जिन्हें बंद किया गया है क्या उन पर भी जो है कैबिनेट अपनी राय रखेगी। तो देखना होगा कि क्या इस पर जो है इस पर भी चर्चा होगी, क्या इसको भी एजेंडे में शामिल किया गया है या नहीं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। बड़ी बात इसमें एक और भी निकल कर ये आ रही है, जिस तरह से जो कर्ज लेने की सीमा है केंद्र सरकार ने उसको घटा दिया है। तो हिमाचल की आय कैसे बढ़े, आय कैसे बढ़ाया जाए, और जो संसाधन है हिमाचल के
उनका दोहन किस तरह से किया जाए, तो इस पर भी चर्चा जो है आज संभव है। इस पर जो मंत्रिमंडल है वो चिंतन करेगा, क्योंकि राज्य सरकार के समक्ष सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है आर्थिक चुनौती, क्योंकि आर्थिक स्थिति बिल्कुल जो है हिमाचल की बदतर है, वो ठीक नहीं है। ऐसे में केंद्र की तरफ से जो कर्ज की सीमा है उसको घटाया जाना, क्योंकि फिलहाल हिमाचल जो है कर्ज की बैसाखी पर ही चल रहा है। तो देखना होगा कि आज जो कैबिनेट की बैठक है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसकी अध्यक्षता करेंगे, तो उनकी जो कैबिनेट है वो क्या ऐसे ठोस कदम इस पर उठाती है, या कोई नया या बड़ा कोई निर्णय लेना है तो उस पर क्या सहमति बन सकती है या नहीं। जी अबू। बिल्कुल रणबीर, जिस तरह से आपने राज्य की स्थिति की बात की और इनकम की एक तरह से बात की, और राज्य के अगर खजाने की बात की जाए तो एक तरह से सरकार शुरू से कह रही कि खाली है, और केंद्र की तरफ से जिस तरह की मदद चाहिए उस तरह की मदद भी नहीं हो रही है, क्योंकि अभी जो कर्ज लेने का एक टारगेट था उसे भी एक तरह से केंद्र सरकार ने कम कर दिया। तो बार बार जिस तरह से सुक्खू कैबिनेट की बैठक हो रही, इस बैठक का रणबीर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज यही होगी कि कहां पर कटौती की जा सकती है और कहां पर इसे लगाया जा सकता है। यह भी एक बड़ा उद्देश्य इस मीटिंग का होगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, जो मंत्री हैं उनको भी अपने विभाग चलाने हैं और फंड की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर तुरंत जो है फंड की जरूरत होती है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो जैसे जिक्र हम करते हैं कि क्या होता है कि हर महीने में एक बजट का एक बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन में चला जाता है, ब्याज अदायगी पर चला जाता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस पर चिंतन और मंथन जरूर होगा। और जैसा कि आपने कहा कि हाँ, कटौती कहाँ करनी है, बढ़ाना कहाँ है, इस पर भी मंथन हो सकता है, या फिर ये कर्ज की सीमा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या इसको लेकर जो है केंद्र के समक्ष या तो कोई प्रस्ताव कैबिनेट की तरफ से भेजा जाएगा इसे बढ़ाने के लिए, क्योंकि 5500 करोड़ के आसपास जो है वो सीमा जो है घटा दी गई है। तो यहाँ पर ये भी देखना होगा कि इसको लेकर उपाय क्या किया जाएगा। क्या कैबिनेट कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगा, या फिर इसे कोई किसी और तरीके से चुनौती दी जाएगी, या फिर जैसे 1-2 महीने बाद मॉनसून सत्र है, क्या उसमें किसी तरह का कोई अध्यादेश राज्य सरकार ला सकती है इस कर्ज की सीमा को बढ़ाने को लेकर जो घटाई गई है। कुछ ना कुछ उपाय जो है इसमें किए जाने हैं। देखिए, कैबिनेट में अब सारे मंत्री जब बैठेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने अपने विभाग से संबंधित मामले भी वो कैबिनेट में लाते हैं, जिसे कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होती है। तो जाहिर सी बात है कि सारे जो मसले हैं वो अंत में आकर बजट पर जो है रुक जाते हैं कि पैसा राज्य सरकार के पास कहाँ है। और कांग्रेस ने तो गारंटियां भी देनी है, और ये भी कहा है कि जो महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिया जाना है, जिसमें 2,31,000 महिलाएं हैं, तो उनको किस तरह से दिया जाना है, या कोई और जो गारंटी पूरी करनी है तो क्या उसके लिए राज्य सरकार अभी तैयार है। तो ये सारे मसले हैं, इस पर जो है चर्चा यहाँ पर होगी। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट को लेकर जैसे ये जानकारी निकल कर आई है कि कल और परसों एक और जो है उद्योगपतियों के साथ बैठक यहाँ पर की जाएगी, खासकर फाइलों में जो निवेश है, औद्योगिक निवेश है, जिन पर एमओयू हुआ था, वो अभी फाइलों में ही लटके हैं लंबे अरसे से। तो उस पर भी जो है कल से चिंतन शुरू होना है, उद्योगपतियों के साथ बैठक करनी है। तो बिल्कुल ये भी माना जा रहा है कि इस कैबिनेट में जो है आर्थिक प्रबंधन किस तरह से करना है, क्या किसी बिल्कुल यानी आर्थिक स्थिति किस तरह से सुधारी जाए राज्य की, इस पर भी एक तरह से मंथन इस कैबिनेट बैठक में हो सकता है। और जिस तरह से बार बार सुक्खू सरकार की कैबिनेट की बैठक हो रही है, इससे यही जाहिर हो रहा है कि कैबिनेट और सरकार फूंक फूंक कर एक तरह से कदम रख रही है कि कहां पर कटौती की जाए और कहां पर लगाया जाए। जिस तरह से हमारे सहयोगी रणबीर भी लगातार बता रहे हैं कि सरकार के सामने एक चैलेंज जरूर है, लेकिन सरकार को कुछ ना कुछ तो अब करना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर, आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर शिमला से बड़ी खबर है, जहां जोआ आईटी परीक्षा का एक और पेपर लीक हुआ है। विजिलेंस ने एक और एफआईआर दर्ज की है, 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आपको बताते चलें कि 1,07,878 अभ्यर्थियों ने इसकी लिखित परीक्षा दी थी। मामले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज की गई है। तो जो अभ्यर्थी हैं उनके सामने एक तरह से एक परेशानी है, क्योंकि एक बार फिर से
जेईटी परीक्षा का एक और पेपर लीक हुआ है। विजिलेंस ने इसमें एक और अब एफआईआर दर्ज की है। कुल 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है और हम आपको जिस तरह से बता रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी। उनके सामने अब एक तरह की मुश्किल है, लेकिन मामले में अब तक 7 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और इस पर हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए और बातचीत करने के लिए। राजेंद्र, जब जब भर्तियों से जुड़ा हुआ कोई परीक्षा होती है, कोई एग्जाम होता है, तो जो अभ्यर्थी रहते हैं उन्हें इंतजार रहता है कि कितनी जल्दी रिजल्ट आए और उसके बाद उन्हें एक नौकरी मिले। लेकिन यहां पर तो अब एक दूसरा सिलसिला चल पड़ा है कि जब जब इस तरह के एग्जाम होते हैं तो उसके बाद खबर आती कि पेपर लीक हो गया। बिल्कुल अबू, और कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक मामले में ये 7वीं एफआईआर है जो दर्ज हुई है। तो ऐसे में बड़ा अब ये रैकेट सामने आ रहा है और लगातार 7 एफआईआरें पेपर एक के बाद एक पेपर लीक के मामले लगातार जब सामने आए और खुलासे इनके होते रहे, तो अब ये 7वीं एफआईआर है जो एसआईटी की तरफ से, विजिलेंस की तरफ से दायर की गई है। अब विजिलेंस ने जब पहला मामला सामने आया पेपर लीक का, तो फिर विजिलेंस की तरफ से स्पेशल एसआईटी गठित की गई और वो पूरी अब तक के जितने भी एग्ज़ाम पिछले 2-3 वर्षों में हुए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन जब करने लगे तो लगातार पेपर लीक सामने आने लगे और ये 7वीं एफआईआर है जो दर्ज की गई है। और अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी थी, लेकिन तब से लेकर अब तक फाइनल रिजल्ट इसका भी घोषित नहीं किया गया था और अब सामने आया कि इसमें भी पेपर लीक हुआ है और एसआईटी ने 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिनमें पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र शामिल हैं। इसके अलावा सीनियर असिस्टेंट उमा आज़ाद हैं जिनको निलंबित कर दिया गया है। 2 पीएन हैं, उनके नाम भी, जिनके पहले के पेपर लीक मामलों में नाम थे, उन्हीं लोगों के नाम इन पेपर लीक में भी हैं। तो ऐसे में बड़ा रैकेट अब ये सामने आता जा रहा है और परेशानी अभ्यर्थियों के सामने है जो लगातार तैयारी करते हैं कई वर्षों तक और उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, फिर एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक की घटना आती है तो फिर दोबारा से हौसले ध्वस्त हो जाते हैं और लंबा समय इनको भी हो गया था। फाइनल रिजल्ट इनका भी घोषित नहीं किया गया था और अब ये पेपर लीक इसमें भी सामने आया। अब देखना होगा कि और किस किस के नाम इस पेपर लीक में सामने आते हैं और क्या इन्वेस्टिगेशन सरकार की तरफ से की जाती है। पिछले कल भी हमने देखा कि ड्राइंग मास्टर प्रदेश सचिवालय पहुंचे थे और उन्होंने भी लगातार मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की। वो भी डिमांड सरकार से कर रहे हैं कि अब जल्द से जल्द जो फाइनल रिजल्ट है वो आउट किए जाएं और नियुक्तियां दी जाएं। तो ऐसे में अब सबऑर्डिनेट बोर्ड भंग ज़रूर कर दिया गया है कर्मचारी चयन आयोग, लेकिन वहाँ पे जो पहले के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जिस प्रकार से पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। अब सरकार की तरफ देखना होगा कि क्या विकल्प होता है। हालांकि कमेटी इसके लेकर गठित की गई है दीपक सानन की अध्यक्षता में। अब वो कमेटी क्या सुझाव देती है, किस प्रकार से दोबारा से कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया जाए, क्या नियम और प्रावधान इसमें किए जाएंगे और कितने जल्दी होता है, सबसे बड़ी बात तो ये आप देखने बिल्कुल। और राजेंद्र, आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही सीएम की तरफ से एक बयान आया था कि जितने भी भर्ती से जुड़े हुए एग्जाम हैं सबके रिजल्ट अब आएंगे, सबके नतीजे आएंगे, लेकिन विजिलेंस की जिस पे जांच चल रही है उन्हें छोड़कर जो दूसरे एग्जाम है उन सबके अब रिजल्ट आएंगे। सरकार सबके रिजल्ट जो विभाग है वो एक तरह से घोषित करेगा। लेकिन ये देखिए, ऐलान होने के बाद ही एक और पेपर लीक का मामला सामने आ गया। बिल्कुल अबू, मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर हम ड्राइंग टीचर्स का रिजल्ट घोषित कर देंगे फाइनल रिजल्ट, लेकिन वो अब तक नहीं हुआ। 10 दिन के अंदर कहा था, वो अब तक नहीं हुआ। अब स्टेटमेंट ज़रूर मुख्यमंत्री की तरफ से आई थी कि जल्द से जल्द जो विवादित एग्ज़ाम नहीं हैं, जिनमें पेपर लीक की घटनाएं सामने नहीं आई हैं, उनको आउट कर दिया जाएगा। लेकिन अब तक कोई भी रिज़ल्ट, हालांकि एक रिज़ल्ट ज़रूर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से घोषित किया गया है पिछले दिनों में, उसको अगर छोड़ दें तो फिर वर्तमान कार्यकाल में कोई भी ऐसा फंसा हुआ रिज़ल्ट सरकार की तरफ से अभी तक जारी नहीं किया गया और ये चिंता का विषय भी सरकार के सामने भी है और अभ्यर्थियों के सामने भी। और जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, ये अब बड़ी घटना, हिमाचल प्रदेश में इतने बड़े
बड़े स्तर पर पेपर लीक का खुलासा अब से पहले नहीं हुआ है। ये पहली बार है कि इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं और लगातार एक के बाद इन्वेस्टिगेशन अब एक पेपर के जांच के दायरे में आ रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन चली है। 7 FIR पिछले कुछ दिनों में ही पेपर लीक मामले में दर्ज की गई है और वही लोग रिपीटेडली आ रहे हैं, दोषी वही लोग इन सभी FIR में अब शुरुआती जांच में सामने आ रहे हैं, चाहे वो सचिव हो या फिर सीनियर असिस्टेंट उमा आजाद की बात हो या फिर जो PN है और साथ में इंटरमीडिएटर भी इन पूरे रैकेट में जुड़े हुए हैं। इन सबके नाम लगातार सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में हैरान करने वाला ये विषय है कि कब से ये पेपर लीक का धंधा कर्मचारी चयन आयोग में चला हुआ था और कितने पेपर हैं जो लीक हुए हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों की अपॉइंटमेंट हो चुकी है, जो नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं और पेपर लीक उन एग्ज़ाम के भी हुए हैं, उनका प्रदेश सरकार क्या कर रही है, इस बारे में भी अभी कोई स्टेटमेंट सरकार की तरफ से नहीं आई है। बिल्कुल राजेंद्र, जो इसमें अपीयर हुए थे और जो अभ्यर्थी हैं उनके सामने एक बड़ा मसला जरूर है। हालांकि सरकार के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है। अब सरकार भी इस पर क्या कुछ करती है या विभाग की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जाते हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनके सामने बहुत ज्यादा मुश्किल होती है कि एक के बाद एक इस तरह के एग्जाम दिए जाते हैं और फिर रिजल्ट आने से पहले ही पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो चलिए और भी खबरें हैं, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। जगत गुरु शंकराचार्य ने इस वर्ष अमरनाथ यात्रा की अवधि बढ़ाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए उच्च उपाय करने पर जोर दिया। शंकराचार्य ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी पर भी चिंता व्यक्त की। पहलगाम में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। देवदार के पेड़ के नीचे दबकर तमिलनाडु के एक पर्यटक की मौत हो गई। पर्यटक की पहचान तमिलनाडु के जनार्थम के रूप में हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गुरेज के बख्तूर इलाके में सेना की ओर से एक समारोह आयोजित किया गया। कन्या मध्य विद्यालय बख्तूर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। जिला अस्पताल बांडीपुरा में डीसी बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने IDCF का उद्घाटन किया। इस मौके पर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शेख मुश्ताक और बांडीपुरा के CMO डॉक्टर रफी अहमद भी मौजूद रहे। ज़ंस्कार में बुद्ध पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने ZBA यूथ विंग के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। संकु में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर रैली भी निकाली गई जिसमें छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और लोगों से पर्यावरण को स्वच्छ रखने की अपील की। रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। RS पुरा में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ के मीरा साहिब में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुंबुल सोनावारी के मेन मार्केट में ATM सुविधा नहीं होने से यहां आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की परेशानी को देखते हुए निवासियों ने जम्मू कश्मीर बैंक के अधिकारियों से सुंबुल अस्पताल क्षेत्र के आसपास ATM सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया। पिछले 8 दिनों से बंद पुंछ और राजौरी जिले को कश्मीर से जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड देर शाम एक बार फिर खोल दिया गया, जिसके साथ ही मार्ग पर यातायात बहाल कर दी गई है। मुगल रोड खुलने के बाद पिछले 8 दिनों से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। राजौरी से जम्मू जा रहा एक पैसेंजर टेम्पो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 13 यात्री घायल हो गए। सभी यात्रियों को प्राथमिक उपचार के लिए SDH सुंदरबनी में भर्ती कराया गया।
भदरवा में पर्पल रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अरोमा मिशन के तीसरे चरण की शुरुआत की। जितेंद्र सिंह ने भदरवा में 2 दिवसीय लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन किया। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और चलिए शिमला से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शिक्षा मंत्रालय की NIRF रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में IIT मंडी को 73वां स्थान मिला है। ओवरऑल रैंकिंग में IIT मंडी को 73वां स्थान मिला है। 100 संस्थानों में हिमाचल का यह इकलौता संस्थान है। चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को 158वां रैंक मिला है और निजी विश्वविद्यालय शुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट साइंस को 139वां स्थान इसमें मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई NIRF रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में IIT मंडी को 73वां स्थान मिला है। ओवरऑल रैंकिंग में IIT मंडी का 73वां स्थान है। 100 संस्थानों में हिमाचल का ये इकलौता संस्थान है जिसे NIRF रैंकिंग में जगह मिली गई है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह रैंकिंग जारी की जाती है और इस रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश के इकलौते IIT मंडी को 73वां स्थान प्राप्त हुआ है। और शिमला से एक और बड़ी खबर, जहां 2 मेडिकल कॉलेजेस को नए प्रिंसिपल मिले हैं। मेडिकल कॉलेज नाहन और मेडिकल कॉलेज चंबा को नए प्रिंसिपल मिले हैं। डॉक्टर राजीव तुली मेडिकल कॉलेज नाहन, डॉक्टर SS डोगरा मेडिकल कॉलेज चंबा के नए प्रिंसिपल हैं। हिमाचल सरकार ने आदेश जारी किया है। तो 2 कॉलेजेस को प्रिंसिपल मिले हैं, नए प्रिंसिपल मिले हैं। 2 मेडिकल कॉलेजेस को नए प्रिंसिपल मिले हैं। मेडिकल कॉलेज नाहन और मेडिकल कॉलेज चंबा को नए प्रिंसिपल मिले हैं। डॉक्टर राजीव तुली मेडिकल कॉलेज नाहन के नए प्रिंसिपल हैं और इसी तरह से अब डॉक्टर SS डोगरा मेडिकल कॉलेज चंबा के नए प्रिंसिपल होंगे। बाकायदा हिमाचल सरकार ने आदेश जारी किया है। और नाहन से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर अवैध शराब ले जा रहे ट्रक हादसे का शिकार हुआ है। शातिराना तरीके से ट्रक में बनाया गया था अलग कैबिन। नाहन कुमारहट्टी सड़क पर यह हादसा हुआ है। नाहन पुलिस ने शराब को कब्जे में लिया है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। तो नाहन से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर अवैध शराब ले जा रहा ट्रक हादसे का शिकार हुआ है। शातिर तरीके से ट्रक में एक अलग कैबिन बनाया गया था। नाहन कुमारहट्टी सड़क पर यह हादसा पेश आया है। नाहन पुलिस ने शराब को कब्जे में ले लिया है, हालांकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। कल शिमला में सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी डटे रहे। यहां अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे थे और इस मामले में सीएम से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन इनकी मुलाकात सीएम से नहीं हो पाई। हालांकि शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से मुलाकात कर जल्द फाइनल रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिलाया है। खर्च करके आए हैं यहाँ पे, बच्चे भी छोड़े हैं, बच्चों के पेपर भी लगे हैं, उनको छोड़ के आ रहे हैं हम यहाँ पे। तो सर इसलिए नहीं आ रहे हैं, हमें अपना रिजल्ट चाहिए, हमें हक चाहिए अपना, जो हमने मेहनत की है दिन रात तक। और हम किसी से कुछ लेने नहीं आए हैं। हमने ना तो किसी को पैसे दिए हैं और ना किसी से लिए हैं और ना हमने नकल की है और ना हमने की है। हम जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता है या गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है, तब तक हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। पेपर खरीदे बेचे गए थे, किसी भी सरकार ने बेचे या खरीदे हैं, सब सरकारों में होता है, ठीक है। उसमें हमारे तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।